तभी उसकी नज़र किमाया पर गई। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे पता चला कि वो आतिश को ही देख रही थी। रूही की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। पता नहीं कैसी फीलिंग थी जो उसे इस वक्त आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने आतिश को देखा जिसका शायद इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। रूही एक गहरी सांस लेकर अपने कदम वापस लेने लगी। वो आतिश की तरफ चली गई। इधर आतिश जिसका सारा ध्यान उसके टैब पर था, अचानक उसने अपनी नज़रें टैब से हटाकर सामने कर लिया। उसके कानों में किसी की पायलों की आवाज़ गूंजी, लेकिन उससे पहले उसने रूही की फ्रेग्रेंस महसूस कर ली थी जिससे वो ऑब्सेस था। उसने अपना टैब बाउंसर को दिया, फिर वो खुद ही रूही की तरफ मुड़ गया। रूही अचानक उसे मुड़ता देख ठिठक गई। वो कुछ कदम पीछे होने लगी, लेकिन सिर्फ एक आध कदम ही पीछे हुई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा आतिश ने होने नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब अपनी बाहों में खींच लिया। वही बाकी सारे बाउंसर उसे देखते ही वहां से कुछ दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। आतिश ने उससे कहा, तुम तो वापस जा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट। तो रूही ने उसे देखा और कहा, आपको पता था? उद्धरण चिन्ह। इस पर आतिश ने उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए कहा, जब से आई थी तब से पता था। आतिश की इस हरकत पर रूही ने अपनाने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। उसने एक गहरी सांस लेकर कह, मैं तो आपको डिनर नहीं मेरा मतलब ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। टाइम हो रहा है ना आपको? आपको जाना भी तो होगा जहां भी आप जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आखिर मैं, कहते हुए रूही ने तिरछी नज़र से किमाया को देखा जो अभी भी उन्हें ही देख रही थी, और ये देख रूही ने चीढ़कर अपने मन में कहा, हद है, कितनी बेशर्म है, किसी और के पति को देख रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी आतिश ने उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया। रूही ने उसे देखा तो आतिश ने सर्द और गहरी आवाज में कहा, नजरे यहाँ हम। रूही उसके इस बदलते बिहेवियर से थोड़ी हैरान हो गई। वो एक पल में साइको जैसा बिहेव करने लगता था। तभी उसने आतिश की शर्ट को देखा जिसके 2 बटन खुले थे। उसके हाथ अपने आप ही उन बटन को लगाने के लिए आगे बढ़ गए। उसने उन्हें लगाते हुए कहा, बीमार पड़ जाएंगे, बटन बंद ही रखा करिए। उद्धरण चिन्ह। इधर किमाया जो उन दोनों को देख रही थी, वो रूही को देखकर बोली, बस आज रात की बात है, कल ये सारी चमक गायब हो जाएगी। भला कोई भी इंसान एक ऐसी लड़की को क्यों अपनाएगा जो पहले किसी और शख्स के साथ रात गुजार चुकी हो? तुम शायद भूल चुकी हो, लेकिन मैं नहीं भूली। जब जी क्लब में तुम नशे में किसी अनजान के पास चली गई थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बात किसी से कहूंगी, मगर मजबूर तो तुमने ही किया है। सीईओ रूहानी का आतिश रानावत। मजा आएगा जब आज रात की पार्टी में सवालों के घेरे में खड़ी होगी तुम, और तुम्हारा पति उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। किमाया मुस्कुरा कर रही थी। उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था और ये सब वो आज रात को करने वाली थी। रूही के सीईओ बनने पर उसकी माँ माया जी बहुत परेशान थी, और इसी परेशानी उन्होंने किमाया के सामने रूही से नफरत के सारे राज खोल दिए थे कि वो क्यों रूही से इतनी नफरत करती थी। किमाया अपनी माँ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अपनी माँ के लिए वो सही गलत सब भूल जाती थी, और अपनी माँ को इस हद तक परेशान देख किमाया को रूही पर गुस्सा आ रहा था। पहली बार उसने अपनी माँ को रोता हुआ देखा था, सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से, और उसके बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उसकी रूही से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आतिश को पसंद करती थी, और रूही के साथ आतिश की शादी वाली बात उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। मगर इस बात ने उसे इतना मजबूर कभी नहीं किया जितना कि उसे उसकी माँ के आंसुओं ने कर दिया था। किमाया वहां से चली गई। इधर रूही आतिश की पकड़ से निकली और फिर वहां से जाते हुए बोली, जल्दी आ जाना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जल्दी चली गई कि कहीं आतिश उसे पकड़ न ले, क्योंकि अगर उसने पकड़ा तो वो उसे जल्दी नहीं छोड़ेगा। इधर आतिश का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि फिलहाल वो एक जरूरी काम में मशरूफ था। उसने वापस वो टैब लिया, फिर एक नज़र रूही को देखा जो पैलेस की तरफ जा रही थी, फिर वापस अपनी नज़रें टैब पर कर ली। ब्रेकफास्ट के बाद आतिश एआर फॉर्मा चला गया और रूही घर पर ही रही। एआर फॉर्मा इंडस्ट्री टॉप फ्लोर आने वाली एक लिफ्ट ओपन हुई और उसमें से वो लड़की बाहर आई। उसके हाथ में कुछ 2 से 3 फाइल थी। वो कॉरिडोर से होकर एक कैबिन की तरफ गई जो कि युग का था। युग अपने लैपटॉप पर बिजी था। तभी वो लड़की उसके पास आकर बोली, युग, ये फाइल बॉस को देनी है, दे देना। उद्धरण चिन्ह। इस पर युग ने उससे वो फाइल लेते हुए कहा, इस बार कोई गलती तो नहीं की है, कहीं फिर से बनानी पड़े? उद्धरण चिन्ह। तो उस लड़की ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, एक भी गलती नहीं की है, मैंने खुद 2 से 3 बार चेक किया है। 5वीं बार ये फाइल बना रही हूँ, अब तो इरिटेट भी हो चुकी है वही फॉर्मूले लिखते लिखते। तो युग ने कुछ नहीं कहा और खुद ही चेक करने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, वैसे युग करण सर आज नहीं आए? मैंने आज उन्हें सुबह से देखा नहीं। उसकी बात सुनकर युग ने उसे देखा और फिर उन फाइलों को एक तरफ रखते हुए कहा, गाथा, उसका पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। उद्धरण चिन्ह। तो गाथा ने कहा, अपने काम से ही तो काम रख रही हो, मुझे पसंद है करण सर, और किसी को पसंद करना गलत बात तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पर युग ने कहा, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। तो गाथा ने उसे देखकर कहा, और ये तुम्हें कैसे पता? युग ने गाथा की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। उद्धरण चिन्ह।
तभी गाथा ने उसे घूरते हुए कहा, और मैं तुम्हारी बहन, वो भी जुड़वा, मेरे बारे में तुम इतना नहीं जानते, जबकि हम बचपन से साथ रहा रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ कुछ सालों से तुम्हारा दोस्त है उसके अच्छे बुरे के बारे में तुम्हें सब पता है। उद्धरण चिन्ह। युग ने अब उसे सीरियस होकर देखा और कहा, ये हमारे काम करने की जगह है और यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सो बिहेव योरसेल्फ। तो गाथा ने कहा, आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते छोटे भाई, लेकिन इतना रूड होना भी ठीक नहीं है, आखिर बहन हूं मैं तुम्हारी, क्या तुम मेरे लिए अपने दोस्त से एक बार बात नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। इस पर युग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, छोटा नहीं हूं मैं, हम में सिर्फ 3 मिनट का फर्क है, और करण से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता और न ही किसी को करने देना चाहता हूं। युग की बात सुनकर गाथा ने उससे कहा, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन भाई उतने ही बुरे हो, आई हेट यू युग सबरवाल। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जाने लगी तो युग ने कहा, मेरी भी कुछ ऐसी फीलिंग है तुम्हारे लिए, आई ऑल्सो हेट यू मिस गाथा सबरवाल। गाथा इतना सुनकर वहां से जा चुकी थी, इधर युग वापस से अपने काम में मशरूफ हो गया। रात के वक्त रूही बेड पर बैठी थी और किताबों में अपना सिर मार रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे पढ़ना पसंद नहीं था, वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, हमेशा प्रोफेसर की नज़रों में रहती थी, मगर फिर भी कभी कभी कुछ सवालों में वो उलझ जाती थी और फिर उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। और इस वक्त भी उसका कुछ यही हाल था। तभी उसका ध्यान टाइम पर गया, 6 बज चुके थे, उसे पार्टी में जाना था। टाइम हो गया, अभी तैयार हो जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, इतिश नहीं आया अभी तक। फ़ोन करूँ क्या? छोड़ रूही, रेडी होकर फ़ोन करना, उन्हें तो कितना ही टाइम लगेगा तैयार होने में। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपनी बुक बंद की और उन्हें ड्रॉर में रख दिया। वो अपना बैग बाहर ले आई, वो देखने लगी कोई ऐसी ड्रेस जिसे वो पार्टी में पहनकर जा सके, लेकिन ऐसी कोई ड्रेस ही नहीं थी। उसके कुछ सोच और वो क्लोजेट की तरफ चली गई। वो पहली बार इस तरफ आई थी और जब आई तो देखती रह गई। वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगी, उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। ये क्या था? रूही आगे बढ़ी, वो क्लोजेट कोई छोटा मोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था। सीलिंग पर एक झूमर लटक रहा था जो काफ़ी बड़ा था। उसके बीचों बीच एक सोफ़ा रखा था जिस पर वो आराम से सो सकती थी। सारे कपड़े एक कांच के शीशे में बंद थे। और ऐसा क्या था जो वहाँ था? नहीं, उसकी पहनने की हर की चीज़ थी। हर एक चीज़। वो एक तरफ आकर शीशी उठा देखने लगी थी, वो परफ्यूम था और ऐसे ही कई सारी शीशी थी, लगभग 100 से तो ज़्यादा ही होंगी। और उसके एक तरफ उसके लिए हर शेड की लिपस्टिक थी जिन्हें वो 2-3 सालों तक तो आराम से यूज़ कर सकती थी। रूही ने हैरानी से देखते हुए कहा, अब ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो क्लोजेट 2 सेक्शन में डिवाइड था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ कर आई तो वहाँ तरह तरह के पर्स थे। रूही इतने सारे पर्स को देखकर बोली, इन्हें तो मैं यूज़ भी नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर पकड़ा और फिर नीचे आ गई। तभी उसकी नज़र एक ग्लास विंडो पर गई, वो उस तरफ आ गई। उससे दिखने वाला नज़ारा बहुत अलग था। हरे भरे जंगल के सिवा कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो पूरा क्लोजेट कमरे से छोटा था मगर फिर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। रूही की नज़र नहीं हट रही थी। रूही ने एक गहरी सांस ली, उसे उम्मीद थी कि वो ऐसा कुछ देख सकती थी। वो अब वापस आए और चेक करने लगी कि क्या पहने, क्योंकि यहाँ उसके पास कई सारी चॉइस थी। उसने सोचा कोई सूट पहन लेगी और वो सूट की तरफ देखने लगी, मगर उसमें भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि वहाँ एक ही कलर के कई अलग अलग डिज़ाइन के सूट थे। फिर उसे सूट छोड़ा और साड़ी पहनने का सोचा, लेकिन वहाँ भी वही हाल था कि क्या पहने। फिर बहुत सोचकर उसने एक रेड कलर की साड़ी निकाल ली और उसे लेकर क्लोजेट से बाहर आ गई। वो रेड कलर की साड़ी थी और रेड कलर रूही के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत लगता था। वो कुछ देर बाद साड़ी पहनकर बाहर आई, उसे साड़ी पहनने में बड़ी देर लगी थी। वो आकर मिरर के पास खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। 20-25 मिनट में वो पूरी रेडी हो चुकी थी। लाल रंग की साड़ी में उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था, उसके हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां थी, मांग में सिंदूर और गले में आतिश की पहनाई चैन के सिवा कुछ नहीं था। उसके होठों पर रेड लिपस्टिक थी। रूही अंदाजा भी नहीं था कि वो किस हद तक खूबसूरत लग रही थी कि फरिश्तों का भी ईमान डोल जाए। ठीक इसी वक्त आतिश भी कमरे में आया। दरवाजे की आवाज़ से उसका ध्यान आतिश के ऊपर गया। उसने उससे कहा, इतिश अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, मैं आपको कॉल करने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। तभी आतिश की नज़र उस पर चली गई। रूही उसे ही देख रही थी। उसने आगे आकर उसका कोट ले लिया और वो एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। रूही की पीठ आतिश के मजबूत सीने से जा टकराए। एक पल के लिए तो रूही को लगा कि वो किसी पत्थर से जा टकराए हो। वो आतिश से कुछ कहती उससे पहले ही उसे आतिश के हाथ अपने पेट पर महसूस हुए। रूही की आवाज़ उसके गले में अटक गई। तभी आतिश ने उसके लंबे बालों को एक तरफ करते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए उसके फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगा। तभी रूही ने कहा, इतिश। तभी आतिश ने उसकी पीठ पर अपनी नोज को टैप करते हुए कहा, हम। तो रूही ने कसमसाते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, हम पार्टी में लेट हो जाएंगे। इस पर आतिश ने उसके कंधे पर अपनी नाक को रब करते हुए कहा, ये तो इस कलर को पहनने से पहले सोचना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इस पर रूही की सांसें तेज हो गई, उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन वाले भाव आ गए। उसे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी।
क्या उसे रेड कलर पसंद नहीं था या फिर कोई और बात थी? जो भी था उसके सिर के ऊपर से गया। वो इन मामलों में कुछ ज़्यादा ही नासमझ थी। रूही उससे कुछ कहती तभी उसे अपनी पीठ पर आतिश की उंगलियां महसूस हुई, जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। उसके ब्लाउज में कुछ डोरियां लगी थी जो अब उसे खुलती हुई थी महसूस हो रही थी। रूही उसकी तरफ घूम गई। वो तो चौंक गई। उन्हें पार्टी में जाना था और आतिश उसके इरादे ही कुछ और थे। रूही ने उसे देखकर कसमसाते हुए धीमी आवाज में कहा, इतिश हमें हमें पार्टी में जाना है। उद्धरण चिन्ह। तभी आतिश ने उसे कसकर पकड़ते हुए उसे पीछे से दीवार से लगाते हुए धीमी और गहरी आवाज में कहा, मेरा मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद उसने रूही को कुछ कहने सोचने का मौका नहीं दिया और उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। रूही जिस कुछ पल लगे थे समझने में और होश में आते ही वो उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन आतिश उसे बेसब्र होकर चूम रहा था जैसे मानो उसकी प्यास अचानक बढ़ गई हो। रूही के नाजुक होठ इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। रूही का पूरा वेट उसके पंजों पर टिका था। अगर आतिश ने न पकड़ा होता तो वो लड़खड़ा जाती। जब कुछ देर बाद आतिश ने उसे छोड़ा तो रूही तेज तेज सांसें लेने लगी। इधर आतिश को रूही के शरीर में तेज सांसों में बढ़ती हलचल करीब आने पर मजबूर कर रही थी। वो तो पहले ही रूही के देखने से भर से बेसब्र हो जाता था, लेकिन उस पर यह लाल रंग तो उसे जुनूनी बना देता था। उसने रूही की साड़ी का पल्लू हटाया और उसकी गर्दन को शिद्दत से चूमने लगा। तभी रूही के फ़ोन की रिंग बजने लगी, जिसे सुनकर रूही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देने लगी, जिसका ज़रा भी असर आतिश पर नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी आतिश ने उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। तभी रूही की कांच की चूड़ी टूटकर नीचे गिर गई। आतिश ने उसके उंगलियों अपनी उंगलियों में मिला दिया और उसे दीवार की तरफ पुश करने लगा, और दूसरे हाथ से वही पास में टेबल पर रखे रूही के फ़ोन को पानी से भरे जग में डाल दिया, जिसकी स्क्रीन अभी भी चमक रही थी। उस पर दादू लिखा हुआ शो हो रहा था। ग्रैंड रेडिशन होटल। आज ये पूरा होटल बुक था। कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में ये पार्टी थी, लेकिन इस कंपनी की सीईओ अभी तक नहीं आई थी। वीरेंद्र जी ने दादाजी से कहा, पार्टी शुरू हो गई पापा, अब तक वो लड़की यहाँ नहीं आई। जिसे वक्त की कदर नहीं वो हमारी कंपनी की कदर कैसे करेगी? आपने आलोक की जगह रोहानिका को देकर। तभी तपिश जी ने कहा, आलोक की जगह? वो जगह आलोक की कब थी भैया? उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरेंद्र जी ने उन्हें देखा और कहा, तो और किसकी थी? आलोक कब से इस कंपनी में काम कर रहा है, वो सब कुछ जानता है, हमारे क्लाइंट्स के बारे में, इस कंपनी के अच्छे बुरे के बारे में। उसके अलावा किसे मिल सकती थी ये जगह? तो तपिश ने कहा, आतिश को। उद्धरण चिन्ह। तो वीरेंद्र जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ लेकिन वो तो हमारे घर में रहना पसंद नहीं करता, तो सीईओ की पोजीशन क्यों लेता? उद्धरण चिन्ह। तभी दादाजी ने कहा, इसलिए रूही को दी है, और जो आतिश का है वो रूही का है। और वैसे भी पार्टी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र जी ने सामने देखते हुए कहा, देखते हैं। निर्वाणा पैलेस। आतिश के कमरे का माहौल कुछ और ही था। रूही जो जाने के लिए तैयार हुई थी, अब वो कहीं से भी पार्टी में जाने के हालत में नहीं थी। उसकी साड़ी नीचे जमीन पर पड़ी थी, साथ ही उसका ब्लाउज भी वही पड़ा था और आतिश की शर्ट भी वहीं पर गिरी थी। और वही बेड पर आतिश ने रूही को पूरी तरह बेबस कर दिया था। वो उसकी शिद्दतों की बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। रूही की मिन्नतें सिसकियों में बदल चुकी थी। आतिश के होठ रूही के गले पर थे तो वही रूही की आंखें बंद थी। वो तेज सांसें ले रही थी। उसका हाथ आतिश के हाथ में इंटरवर्ट था, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। रूही के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आतिश ने लाइट पहले ही बंद कर दी। अब वहां सिर्फ बालकनी से आती चांद की तेज चमक थी, जो बेड पर पड़ रही थी और जिसमें रूही के माथे पर चमकती पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। उसके पैर आतिश से छुटने को मचल रहे थे, मगर मजाल की थी आतिश ने उसे एक मौका भी दिया हो। रूही का दूसरा हाथ जो फ्री था, उससे उसने आतिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और धीमी मदहोश आवाज में कहा, छोटी इतिश। तभी आतिश ने उसके गले के पास अपने दांत गड़ा दिए। रूही की सिसकते हुए उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। आतिश ने अब दोबारा लाल सुजे हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेबस करता चला गया। अभी कुछ 8 बजे रहे थे और दोनों एक एक दूसरे में गुम थे। रूही की कुर्बत से लिपटी खुशबू ने आतिश को दूर नहीं जाने दिया और फिर रूही को आतिश ने नहीं जाने दिया। 1 घंटा और गुजर गया, लेकिन अभी तक आतिश ने रूही को अपनी मजबूत बाहों से आज़ाद नहीं किया था। वो तो उसमें खोया था कि जैसे उसे किसी चीज़ का होश ही न हो। इधर रूही का चेहरा इतना लाल था कि लाल रंग भी है शर्मा जाए। दूसरी तरफ होटल में सब रूही और आतिश का इंतजार कर रहे थे। इधर किमाया और आलोक भी रूही और आतिश के इंतजार में थे, मगर रूही और आतिश का कोई अता पता नहीं था। दादाजी थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। रूही ने उनका एक भी कॉल नहीं उठाया। उन्होंने तपिश से कहा, कहाँ रह गए हैं ये दोनों? पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे क्या? उद्धरण चिन्ह। तो तपिश ने कहा, पापा आते ही होंगे, हो सकता है आतिश का कोई काम आ गया हो इसलिए लेट हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर दादाजी ने कहा, हम हो सकता है, देखते हैं कब तक आते हैं वो दोनों। उद्धरण चिन्ह। वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे। उनकी नज़रें बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। थोड़ी
देर बाद वो किसी के साथ बातें करने लगे, तभी पार्टी में अचानक से खामोशी भरा माहौल हो गया। सबकी नज़र एक तरफ घूम गई जहां हाल में कई सारे बाउंसर के बीच आतिश और रूही आ रहे थे। वहां बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन आए हुए थे, क्योंकि रानावत ऑफ ग्रुप्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, वो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी में शुमार थी जो गवर्नमेंट की अच्छी खासी इकोनॉमी को संभालती थी। इसलिए इस पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स नॉर्मल नहीं था, हर कोई पावरफुल था। लेकिन सब सिर्फ एक शख्स के आने पर खामोश हो चुके थे, वो जो अभी अभी आया था। आतिश ने एक ब्लैक कलर का सॉलिड टैक्सीडो सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक रबर में बंधे थे और जेल से सेट थे। उसका एक हाथ पेंट की पॉकेट में था जिसमें एक चमचमाती घड़ी पहनी हुई थी और उसके ब्लैक शाइन करते भी शूज थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सर्द और सटीक थे। और मही ने एक ब्लू गाउन पहना हुआ था जिसमें गले तरफ लगे डायमंड चमक रहे थे। उसके बाल खुले थे और कंधे पर फैले हुए थे, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी मुश्किल से साड़ी पहनी थी जिसे वो दोबारा नहीं पहन सकती थी। रूही का चेहरा अभी भी काफ़ी हद तक लाल था। उसकी कमर पर अब भी आतिश का हाथ था। रूही ने आतिश से कहा, अब मुझे छोड़िए। तभी आतिश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को देखकर दादाजी ने गहरी सांस ली। आतिश इस पार्टी के एक साइड सोफे पर आकर बैठा था और वही उसके पास रूही भी बैठी थी। इधर रुद्री, अनंत और मिहिर उसे देख रहे थे। आतिश के होते हुए वो रूही के पास नहीं जा सकते थे। अविनाश और सुहानी भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। सबकी नज़र आतिश और रूही पर बनी थी, जिस वजह से रूही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो सिमट कर बैठ गई। उसे अपने पास्ट की वजह से किसी का भी घूर कर देखना अजीब लगता था। उसने आतिश के कोट को खींचा तो आतिश ने उसे देखा। तभी रूही ने उससे धीरे से कहा, सब हमें क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही आतिश ने सुनहरी जलती निगाहें सबकी तरफ घुमाई तो सबने अपनी नज़रें हटा ली। उसका हथियार था उसकी दहशत, जो उसकी आंखों में बसी थी, जो लोगों को साफ नजर आती थी। वो देखता ही ऐसे था कि सामने वालों को लगता था जैसे कोई सिर्फ आंखों से ही उसकी जान निकाल रहा हो। सबकी नजरें हटे ही उसने रूही के बालों को पीछे करते हुए कहा, अब कोई नहीं देख रहा है? उद्धरण चिन्ह। तो रूही ने अपनी नजरें उठाई। वाकई अब कोई उसे नहीं देख रहा था। 25 क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता हमम? सुबह का वक्त। आज संगीत था और इस संगीत में मही नहीं जा रही थी। पहले तो उसका खुद ही मन नहीं था और दूसरा कि होटल बहुत दूर था। संगीत घर पर नहीं था, वो बाहर होने वाला जिसकी सारी प्रिपरेशन चल रही थी। मृत्युंजय अपने स्टडी रूम में था और मही नीचे थी। वो उन सभी के कॉस्ट्यूम देख रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें कुछ डिज़ाइन थी और ऋषि पूरे घर में इधर से उधर घूम रहा था। ऋतुजा भी सबके साथ बैठा हुआ था। इधर अर्पिता किचन में थी और उसके साथ निर्मल जी और संध्या जी थी। आज संगीत था और फिर कल शादी। धीरे धीरे शाम का वक्त भी बीत चुका था। अब सब जाने के लिए रेडी होने चले गए और थोड़ी देर बाद सभी संगीत के लिए चले गए। मही और मृत्युंजय नहीं गए थे। मृत्युंजय से तो मही ने कहा था कि वो चला जाए, मगर फिर भी वो गया नहीं। इधर मही अपने कमरे में थी। वो सोफे पर बैठी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और मृत्युंजय बालकनी में किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़र एक चीज़ पर गई, वो उसे देखने लगी। वो क्रैडल था। मही को तो सब काफ़ी पसंद आए वो और डिज़ाइन देखने लगी। तभी उधर मृत्युंजय आ गया। वो मही को फ़ोन में इतनी शिद्दत से देखता देख उसके पास आकर बैठा। तभी मही ने उससे कहा, शिव हम मॉल चले? उद्धरण चिन्ह। इस पर मृत्युंजय ने कहा, अभी? उद्धरण चिन्ह। तो मही ने कहा, हाँ अभी चले। उद्धरण चिन्ह। तो मृत्युंजय ने कहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो वो यही जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पर मही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे मॉल ही जाना है, वहाँ बच्चों के कपड़े लेकर आने हैं। उद्धरण चिन्ह। मही के बहुत जिद करने पर मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ होटल में सभी लोग पहुंच चुके थे। वहाँ शीतल और सृष्टि की फैमिली भी थी। सृष्टि ने एक ब्लू कलर का गाउन पहना था तो वही शीतल ने पिंक कलर का। अभिषेक ने भी पिंक कलर का टैक्सीडो पहना हुआ था और अक्षय ने ब्लू कलर का टैक्सीडो पहना हुआ था। अभिषेक की नज़र जहां शीतल से नहीं हट रही थी तो वही अक्षय की नज़रें सृष्टि पर जाकर जम चुकी थी। लेकिन सृष्टि नेहुल को अक्षय के पास देख थोड़ी उदास हो गई थी। इधर मही मृत्युंजय के साथ मॉल आई थी। ये मॉल मृत्युंजय का ही था। वो इस मॉल के एक ग्राउंड फ्लोर पर आया था जहां सिर्फ उसके गार्ड्स के सिवाय कोई नहीं था। वहां एक बड़ा सा हॉल था जो कई सेक्शन में डिवाइड था और वहां बच्चों के मतलब की सारी चीज़ें थी, फिर चाहे वो कपड़े हो, टॉयज हो या और कोई चीज़, सब कुछ था। और ये मृत्युंजय के कहने पर ही किया गया था क्योंकि बच्चे का सारा सामान सेकंड फ्लोर पर था और मही प्रेग्नेंट थी, इसलिए मृत्युंजय नहीं चाहता था कि उसे कोई परेशानी हो। इसलिए उसके यहाँ आने से पहले सारा बच्चों का सामान नीचे ही शिफ्ट कर दिया था। यहाँ कोई और था भी नहीं सिवाय मही, मृत्युंजय और उसके गार्ड्स के। मही ने वहां बच्चों के सामान देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़ी तो मृत्युंजय ने उसे रोकते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिद पर तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन तुम इधर उधर नहीं घूमोगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर मही ने उसे देखा और कहा, अगर मैं देखूंगी नहीं तो सामान कैसे लूंगी?
तो मृत्युंजय ने उसे एक टेबल पर रखी बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें वो सारी चीजें हैं जो यहाँ है और अगर नहीं हुई तो आ जाएंगी हम। तो मही थक हार कर वहीं सोफे पर बैठ गई और बुक को देखने लगी। मृत्युंजय उसके पास आकर बैठ गया और अपने फोन में देखने लगा। दूसरी तरफ अभिषेक, शीतल और अक्षय और सृष्टि एक साथ बैठे हुए थे। अक्षय ने सृष्टि से कहा, क्या हुआ सृष्टि, तुम कुछ सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर सृष्टि ने कहा, नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रही हूं। तो अक्षय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात है, अगर तुम चाहो तो मुझको बता सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अक्षय। उद्धरण चिन्ह। तो अक्षय भी मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों सामने देखने लगे जहां आदि, शुभ और अन्नी की परफॉर्मेंस चल रही थी। तीनों की ही जोड़ी लाजवाब थी और उनका डांस तो देखने लायक था। जब उनका डांस खत्म हुआ तो वहां सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तभी ऋषि की भी एक परफॉर्मेंस हुई। इतनी क्यूट परफॉर्मेंस के तो सब दीवाने हो गए थे। ऋषि का डांस भी कमाल था। अर्पिता ने हैरानी से उसे देखते हुए ऋतुजा से कहा, ये इसने कब सीखा? तो ऋतुजा ने कहा, ये सब आदि और शुभ का किया धरा है, उन लोगों ने उसे सबकी नज़रों से बचकर ट्रेनिंग दी थी। उद्धरण चिन्ह। ऋतुजा की बात सुनकर अर्पिता ने कहा, ओह, इसलिए वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि मेरे लिए एक सरप्राइज है। वैसे कुछ भी कहो, मेरा बेटा लग बहुत हैंडसम रहा है। तो ऋतुजा ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, हमारा बेटा? उद्धरण चिन्ह। इस पर अर्पिता ने कहा, हाँ हाँ, हमारा बेटा। मॉल में मही ने अब तक बच्चों के लिए बहुत कुछ पसंद किया था, कुछ टॉयज और कुछ कपड़े। और सब पसंद करने के बाद वो मॉल से वापस कार के पास आ गए। कुछ ही देर में उनकी कार सड़कों पर दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे जाते ही मही ने मृत्युंजय से कहा, शिव कर रोकिए। उद्धरण चिन्ह। तो मृत्युंजय ने कार रोककर कहा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इस पर मही ने कहा, जो था वो पीछे छूट गया, कार पीछे लीजिए न। उद्धरण चिन्ह। तो मृत्युंजय ने कार पीछे ले ली। फिर उसने सामने देखा जहां जहां एक रेस्टोरेंट था। फिर उसने मही की तरफ देखा जिसका रेस्टोरेंट जाने का पूरा पूरा इरादा था। मृत्युंजय ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तो मही ने जल्दी से उसका स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, मुझे जाना है, मुझे नूडल्स खाने हैं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय उसे जितना इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करता, मही का मन उतना ही इन चीज़ों को खाने का करता था। हालांकि मही खाती कम ही थी क्योंकि मृत्युंजय खाने नहीं देता था। फिर चाहे वो कितनी भी जिद क्यों न करे, लेकिन जब रोने पर आती तो मृत्युंजय को न चाहकर भी मानना पड़ता था। लेकिन आज नहीं। मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर कार आगे बढ़ा दी। इधर मही उसे रोकती रह गई, लेकिन मृत्युंजय ने कार सीधा कैसल जाकर रोकी थी। मही ने गुस्से से डोर खोला और तेज से पटकते हुए डोर को बंद कर दिया। फिर अंदर चली गई। इधर मृत्युंजय सिर हिलाते हुए कार से बाहर आया। अब तक मही सीढ़ियों पर आ चुकी थी। मृत्युंजय ने सीढ़ियों पर उसका हाथ पकड़ लिया तो मही ने छुड़ा लिया। तभी मृत्युंजय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मही ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह मोड़ लिया। मृत्युंजय उसे कमरे में लेकर आया और बेड पर बैठाते हुए उसके सिर पर किस करते हुए कहा, वो सब हेल्दी नहीं होता हम। मही ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठी रही और मृत्युंजय ने भी कुछ नहीं कहा। वो भी अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। मही ने अब उसे हैरानी से देखा। उसके मुताबिक अब तक तो मृत्युंजय को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो खुद आराम से बैठा था। क्या अब उसे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता। तभी तो उसकी इतनी छोटी सी बात नहीं मानी, और तभी उसे उसके गुस्से में होने से फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं वो अब उससे प्यार कम न करने लगा हूँ। ऐसे अजीब से ख्याल मही के जहन में आकर बस चुके थे। वो पहले ही ओवरथिंक करती और इस वक्त उसके सारे इमोशन के साथ उसकी ओवरथिंकिंग भी पीक पर थी। मही ने मृत्युंजय को घूर कर देखा। उसका वाकई बहुत मन था नूडल्स जैसी कुछ चटपटी तीखी खट्टी चीजें खाने का। मही के पैर मचल रहे थे ये जानने के लिए कि मृत्युंजय को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मृत्युंजय को तो अंदाजा भी नहीं था कि मही ने उसकी इस एक न का मतलब कितना गलत निकाला था। मृत्युंजय जानता था कि मही उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसने एक नज़र भी नहीं उसे नहीं देखा। वो मही को मौका ही नहीं देना चाहता था। उसकी क्रेविंग एक तरफ थी मगर हेल्थ एक तरफ। वैसे तो मृत्युंजय उसे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं करता था, लेकिन कुछ चीज़ों के वो सख्त खिलाफ था। इसी बीच उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मृत्युंजय ने डोर खोलकर देखा तो एक गार्ड खड़ा था और उसके हाथ में खाने के टेबल थी। मृत्युंजय ने उसे उसके हाथों से ले लिया और उसे मही के सामने लाकर रख दिया। मही ने उसे देखकर गुस्से से कहा, मुझे नहीं खाना। उद्धरण चिन्ह। उसने एक नज़र खोलकर भी नहीं देखा कि उसमें क्या था। वो उठने लगी तो मृत्युंजय ने उसे अपनी सख्त नज़रों से देखा और कहा, बस बहुत हो गया बीबी। उसकी सख्त भरी आवाज़ सुनकर मही ने उसे नम आंखों से देखा। हालांकि ये नमी बहुत पहले से थी, लेकिन अब वो बाहर आने लगी थी। मृत्युंजय की इस जरा सी सख्ती पर मही के सारे ख्यालों पर जैसे स्टैंप लगा दिया हो। वही मृत्युंजय ने जब उसके आंखों की नमी देखी तो एक अपने जबड़े भींच लिए। उसने गहरी सांस लेकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता हमम? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बेवजह इन आंसुओं को मत बहाया करो।
तो मही ने उसे देखा, नाराजगी से देखा, उसी की वजह से तो वो आंसू बहा रही थी। शिकायत तो उसे करनी चाहिए, लेकिन देखो शिकायत कर कौन रहा था भला, उसे क्या शौक था आंसू बहाने का। ऐसे ही कुछ ख्याल मही के मन में चल रहे थे। इधर मृत्युंजय उसकी उन मासूम सी निगाहों को देख रहा था जो उसे गुनहगार की नज़रों से देख रही थी, और वो ऐसे क्यों देख रही थी उसे ये भी पता था। मृत्युंजय ने उसका चेहरा सामने करते हुए टेबल पर ढक रखी सारी डिश की प्लेट उठा दी। खाने को देखकर मही की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने खाने के साथ एक प्लेट में उसके लिए नूडल्स भी रखे थे। मही ने अब मृत्युंजय को चोर भरी निगाहों से देखा। तभी मृत्युंजय ने उसे बैठाते हुए कहा, अब खाओ। कहा वो उसे गुनहगार समझ रही थी, और कहा अब वो खुद उसकी गुनहगार बन चुकी थी। उसे तो कभी कभी अपनी सोच पर गुस्सा आता था कि आखिर वो इतना सब सोच क्यों लेती है, क्योंकि एक वक्त पर फिर उसे पछताना पड़ता था। मृत्युंजय ने उसके पास बैठकर उसकी नूडल्स वाले प्लेट उठा ली। तभी मही ने कहा, जब आपको ये खिलाने ही थे तो पहले मना क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। इस पर मृत्युंजय ने कहा, क्योंकि वो बाहर के थे और ये घर के बने हैं। उद्धरण चिन्ह। तो मही ने कहा, मगर मुझे तो बताना चाहिए था, मैं तो बेकार में इतना सब सोच रही थी, मुझे तो लगा। तभी मृत्युंजय ने कहा कि मैं बहुत बुरा हूं और अब तुमसे प्यार नहीं करता। इस पर मही चुप हो गई। फिर उसने उसे रूठी हुई नजरों से देखते हुए कहा, आप मेरा मजाक बना रहे हैं, गलती आपकी है, आपने मुझे मौका दिया ये सोचने का। इस पर मृत्युंजय ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अब इसे खाओ। इतना कहकर वो उसे खिलाने लगा। ये वही मृत्युंजय मीरानी था जो हमेशा अपने घमंड के चूर में रहा करता था, और घमंड इस बात का कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, और वो होता भी नहीं था, लेकिन अगर कभी हो तो उसे भी सही साबित करने का दम रखता था। मगर अब तो यहाँ बिना किसी गलती के भी अपनी गलती मानने का जरा भी गुरेज नहीं था। मोहब्बत किसी को किस कदर बदल देती थी ये बात मृत्युंजय साबित कर चुका था। मही ने मृत्युंजय के अंदर एक ऐसा शख्स ढूंढ कर निकाला था जो उसमें कभी था ही नहीं। जिन फीलिंग्स से वो हमेशा से महरूम था वो मही की वजह से पनपने लगी थी, और इस बात का अंदाजा मृत्युंजय को तो था मगर मही को नहीं था। मृत्युंजय ने सारे नूडल्स उसे खिला दिए, फिर बाकी का खाना भी मही ने खाया। थोड़ी देर बाद मही सो चुकी थी और मृत्युंजय वही बैठकर अपना लैपटॉप चला रहा था। वो आज OCF नहीं गया थे, घर से ही सारा काम कर रहा था। कभी कभी उसकी नज़र मही पर चली जाती, लेकिन उसे चैन से सोता देख वापस लैपटॉप पर चली जाती थी, और जैसे ही लैपटॉप पर नज़रें पहुंचती तो वो वैसी नहीं होती थी जिनसे वो मही को देखा करता था। मही को देखते वक्त उसकी नज़र में नरमी होती थी, लेकिन लैपटॉप पर जाते ही वो नर्म नज़रें कब सर्द नज़रों में बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। रात के करीब 12 बजे सब लोग होटल से वापस आए थे। ऋषि बीच रास्ते में ही सो चुका था। अगली सुबह विवान के कमरे में निकिता विवान के सीने पर सिर रखे सो रही थी। कल सभी बहुत थक गए थे, आखिर इतना डांस करने के बाद कौन नहीं थकता था। वो सब भी थक गए थे। विवान और निकिता दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी निकिता की आंख खुली, वो उठने लगी तो विवान की भी आंख खुल गई। उसने निकिता से कहा, गुड मॉर्निंग। तो निकिता ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। मुझे छोड़ो विवान, उठने दो, सुबह हो गई है। इस पर विवान ने उसे पकड़ते हुए कहा, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, वैसे भी कल लेट सोए थे। उद्धरण चिन्ह। तो निकिता कहा, अच्छा टाइम देख लेने दो। उद्धरण चिन्ह। उसने फ़ोन उठाकर देखा, टाइम देखते हुए जो थोड़ी बहुत नींद निकिता को आ रही थी वो भी चली गई। वो चीख कर बोली, 9 बज गए। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने ब्लैंकेट को फेंका और फ़ोन को दूसरी तरफ फेंका, फिर जल्दी से कहा, 9 बज गए विवान, जल्दी उठो, आज शादी है। ओह गॉड, इतनी देर तक सोते रह गए, नीचे सब उठ गए होंगे। ये कहते हुए उसकी नज़र विवान पर गई जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। तो निकिता ने गुस्से से उसे हिलाते हुए कहा, विवान। तभी एक धड़ाम की आवाज़ आई। विवान चीखा, निक्की क्या कर रही हो यार, ऐसे कौन जगाता है? तो निकिता उसके पास आकर उसे उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी विवान, मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे गिर जाओगे, उठो। उद्धरण चिन्ह। उसने विवान को उठाकर बेड पर बैठाया और कहा, सॉरी विवान, एक तो तुम भी उठ नहीं रहे थे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। विवान ने निकिता को घूर कर देखा। तभी निकिता ने कहा, अच्छा बाद में घूर लेना, अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, फिर नीचे भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। निकिता बाथरूम में चली गई और विवान उसे जाता देखता रह गया।